गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 29 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं और 29 ई लेक्चर की क्लास जो है हमारी वो रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है। हम लोगों ने जो रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक पढ़े थे वहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़े थे। टाइप ऑफ रेशियो के अंदर हम लोगों ने जो पहला जो रेशियो होता है फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, उसके बारे में डिस्कस किया था हमने पिछले लेक्चर के अंदर। वहाँ पे हमने जो लिक्विडिटी रेशियो होता है मीन्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो है, वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। वहाँ पे हमने दो रेशियो निकालना सीखा था और उन रेशियो का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे करंट रेशियो और क्विक रेशियो मीन्स एसिड टेस्ट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। और हमने वहाँ पे करंट रेशियो को जिस तरीके से कैलकुलेट किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ करनी होती हैं। और करंट एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि करंट एसेट्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्रीज़ को, सन्ड्री डेटर्स को, कैश एंड बैंक बैलेंस, रिसीवेबल, एक्रूअल्स, लॉन्स एंड एडवांसेस एंड डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट को। और करंट लायबिलिटीज़ हमारी क्या होती हैं उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो है हमारी क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे जो करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो अगर हमारा जो रेशियो है वो 2:1 में है तो हम ये कहते हैं कि जो बिज़नेस है वो हमारा सेटिस्फैक्ट्री है और वो हमारे जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अच्छा है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था क्विक रेशियो को। क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसे हम किसी फर्म की लिक्विडिटी को मेज़र करते हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हम क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ से कैलकुलेट करते हैं। तो जो क्विक एसेट्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, उससे हमारे पास क्विक एसेट्स कैलकुलेट होकर आते हैं। और करंट लायबिलिटीज़ मैंने आपको ऊपर वाले टॉपिक में बताई थी, तो करंट लायबिलिटीज़ हमारी वहाँ से हम मेंशन कर लेंगे। तो जो क्विक रेशियो होता है वो क्विक एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़ होता है और जो इसका आइडियल रेशियो होता है वो 1:1 है। अगर हमारा जो रेशियो है वो 1:1 आ रहा है तो मीन्स हम ये कहते हैं कि जो फर्म है हमारी वो बेस्ट लिक्विडिटी के नेचर के अंदर है। ये हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो का जो सेकंड पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो वो कैलकुलेट करना देखेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो होता है उसके अंदर जो हम पहला रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारा इक्विटी प्रोप्राइटर नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड रेशियो। तो उसके अंदर हम जो इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं हम कि जो इक्विटी शेयर रेशियो है वो शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल एसेट्स होता है। तो जब हम इन रेशियो को इंडिकेट करते हैं तो ये ऑनर्स के उन फंड्स को बताते हैं जो कि उसने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए होते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं अपने डेप्ट और सॉल्वेंसी रेशियो को। डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट्स। टोटल डेप्ट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को, डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट्स। अगर मैं कोई कैपिटल इक्विपमेंट्स को बाई कर रहा हूँ तो उसके डिफर्ड पेमेंट्स क्या होंगे, बैंक बोरोइंग्स क्या है मेरी, पब्लिक डिपॉजिट क्या है और इंटरेस्ट बियरिंग लोन कौन से हैं मेरे। तो ये सारे मेरे टोटल डेप्ट होंगे और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके अंदर मैं इंक्लूड करूँगा अपने टोटल डेप्ट या नेटवर्थ या मेरे टोटल एसेट्स को। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास डेप्ट रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो जो ये रेशियो है वो यूज़ किया जाता है जब हम एक फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेशन के अंदर देखा था कि इस रेशियो के अंदर जो नेक्स्ट रेशियो है वो है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल लायबिलिटीज़ अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी को करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ हैं मीन्स करंट लायबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ उनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ आती हैं। और शेयर होल्डर इक्विटी जो होते हैं वो हमारे पास बैलेंस शीट में हमें मेंशन की होगी। तो ये जो रेशियो होता है ये इंडिकेट करता है उस प्रोपोर्शन को जो कि डेप्ट फंड के होते हैं और उसका जो रिलेशन होता है वो किसी इक्विटी से होता है। और जो ये रेशियो होते हैं वो रेफ़र करते हैं उस कैपिटल स्ट्रक्चर को जो कि हम डिसीजंस के अंदर लेते हैं।
तो हम जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस लेते हैं कि हमें कितने शेयर्स को इशू करना है, कितने डिवेंचर्स को इशू करना है, तो उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। और जो लेंडर्स होते हैं वो इस रेशो को अपने रिलेटिव वेट ऑफ डेब्ट और इक्विटी के लिए शो करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेशो था वो था एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी रेशो को हम टर्नओवर रेशो या परफॉर्मेंस रेशो भी कहते हैं। ये जो रेशो होते हैं ये एम्प्लॉयड होते हैं और इनको इवैल्यूएट करने के लिए हम एफिशिएंसी देखते हैं कि किस तरीके से फर्म मैनेज कर रही है और यूटिलाइज़ कर रही है अपने एसेट्स को, कि अगर एक फर्म अपने जो एसेट्स है उनको किस तरीके से मैनेज और यूटिलाइज़ कर रही है, तो उसके इवैल्यूएशन के लिए हम जिस एफिशिएंसी का यूज़ करते हैं, जिस परफॉर्मेंस को यूज़ करते हैं, उसको हम टर्नओवर रेशो कहते हैं। जो ये रेशो होते हैं वो यूजुअली इंडिकेट करते हैं कि हमारी सेल्स की क्या फ्रिक्वेंसी है हमारे एसेट्स के रेस्पेक्ट में। तो जो एसेट्स हैं वो हमारे कैपिटल एसेट्स या वर्किंग कैपिटल या एवरेज इन्वेंट्री हो सकती है, और रेशियो को हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं सेल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो रेट हम निकालते हैं वो टाइम पीरियड के बेसिस पे निकालते हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियोज़ को यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो पहला हमारा रेशियो होएगा वो होएगा कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम हमारी जो सेल्स है, मीन्स हमारी जो टोटल सेल्स है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो रेशियो है ये इंडिकेट करता है कि फर्म्स की क्या एबिलिटी है जब वो किसी सेल्स को जनरेट कर रही है पर रुपये के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो अगर रेशियो हायर होएगा तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होएगा और वो ऑनर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फर्म के अंदर यूटिलाइज़ करना होगा, और जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फंड है वो हमें एफिशिएंटली हम उसका यूटिलाइज़ कर सकेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड रेशियो होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स को अपने फिक्स एसेट से डिवाइड करना होता है। तो सेल्स मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, अगर मैं उसको अपने फिक्स एसेट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। अगर हायर है हमारा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो तो ये इंडिकेट करता है कि हम एफिशिएंट तरीके से अपने फिक्स एसेट्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो सेल्स है वो जनरेट हो रही है। और फर्म है वो जो अपनी प्लांट और मशीनरी को यूज़ कर रही है, और उसके बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे जो फिक्स एसेट्स टर्नओवर हैं वो हायर हैं इस रेशियो के अंदर, तो हम नई जो मशीन्स हैं उनको परचेज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो हमारी सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसको हम वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करते हैं। जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है वो इन्वेंट्री टर्नओवर, डेब्ट टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर के बेसिस के होते हैं। तो अगर हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के अंदर जो पहली चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो को हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इस रेशियो को इस्टेब्लिश तब किया जाता है जब हमें रिलेशनशिप देखना हो कि हमारे गुड्स की, जो हमने गुड्स सोल्ड किए उसकी क्या कॉस्ट है एक साल के अंदर, और हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है उस ईयर के अंदर। तो इसको हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं कि अगर मेरे को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो जो भी मेरी सेल्स होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, उसमें से मैं अपने एवरेज इन्वेंट्री को डिवाइड कर दूंगा। और एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए मेरे जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होंगे उनको ऐड करके मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। सेकंड होते हैं मेरे डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसको हम DTR भी कहते हैं। इन केस firm sells goods on credit, the realization of the sales revenue is delayed and the receivables are credited. The cash is realized from this receivable later on. कि इस केस के अंदर जो फर्म्स अपने गुड्स को सेल करे क्रेडिट के अंदर, मीन्स उधार के अंदर, तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो भी सेल्स रेवेन्यू है वो डिले होगा, मीन्स कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें रिसीव होगा। तो हम रिसीवेबल्स को क्रिएट करते हैं इस रेशियो के अंदर। तो जो भी कैश को हम रिलीज़ करेंगे वो हमारे को लेटर ऑन रिसीवेबल होंगे, मीन्स हमें बाद में रिसीव होंगे, क्योंकि जो भी हमने सेल्स की है वो क्रेडिट बेसिस पे की है। तो जो स्पीड होती है यहाँ पे रिसीवेबल्स की, उसको कलेक्ट करते हैं और वो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन को भी, किसी फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन को भी इफ़ेक्ट करती है। तो जो डेटर टर्नओवर रेशियो है वो हम अपने जो भी क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं फर्म की उनको कलेक्ट करते हैं, और इसको हम कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारी क्रेडिट सेल्स होगी, जो भी हमने सेल्स क्रेडिट पे कर रखी है, उसमें हम अपने एवरेज डेटर और रिसीवेबल्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड होएगा वो हम
अपने एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, अगर हम ईयर का निकाल रहे हैं तो 365 या 360 डेज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वीक्स के अंदर निकाल रहे हैं तो 52 वीक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ईयर के अंदर निकाल रहे हैं तो 12 मंथ्स के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे। कि जैसे कि आपको पता है कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और 12 मंथ्स होते हैं। तो जो भी हमारे एवरेज रिसीवेबल्स होंगे उसमें से हम अपने नेट क्रेडिट सेल्स को डिवाइड करके जितने भी हमारा टाइम पीरियड होगा उसके बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट होता है हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, जिसको CTR कहते हैं। ये जो रेशियो होता है ये कैलकुलेट किया जाता है सेम लाइन के अंदर जब हमें रिसीवेबल हो रहे हैं अपने टर्नओवर रेशियो को, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस रेशियो के अंदर हम शो करते हैं उस वेलोसिटी ऑफ डेट पेमेंट्स को जो कि किसी फर्म की होती है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू एनुअल नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल। तो जो भी हमारे एनुअल नेट क्रेडिट परचेज हैं उसमें अगर हम अपने एवरेज अकाउंट पेबल्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्रेडिट टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। तो जो हमारे एवरेज पेमेंट्स पीरियड हैं उनको हम डायरेक्टली किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मेरे एवरेज पेएबल होंगे उसमें मैं अगर अपने नेट क्रेडिट परचेज को डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ वीक्स या नंबर ऑफ़ मंथ से, तो उससे मेरे जो एवरेज पेमेंट पीरियड है वो कैलकुलेट आ जाएगा और उससे मैं क्रेडिट टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कर दूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो का जो सेकंड पार्ट था और जो हमारा नेक्स्ट जो था एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, वो आज हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।